स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारी पहली कविता पढ़ाने की रखी थी हमने, तो आज हम पहली कविता लेंगे चांदनी रात। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अब इनका परिचय देखेंगे आप कि इनका परिचय क्या है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय देखेंगे अब। मैथिली शरण गुप्ता जी की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काव्य लिखा है उसके ऊपर नारी की करुणा भावना में ही ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है और उसी के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। साकेत महाकाव्य इनका, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। बहुत सुंदर सुंदर काव्य इनके। साकेत वगैरह जब आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि एक बार किताब हाथ में लो कि पूरी जब तक होती तब तक छोड़ना नहीं। बहुत सुंदर लिखा है। पंचवटी भी बहुत अच्छी है। 2-3 तो मैंने पढ़े हैं, बाकी तो कुछ पढ़ना हुआ नहीं, लेकिन आप कभी भी आपको इनका साहित्य मिले तो आप ज़रूर पढ़ो। अब इसके अंदर क्या बताया है? इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता, परंतु अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी सुंदर वर्णन सुंदर शब्दों में किया गया है। चांदनी रात का वर्णन सुंदर शब्दों में किया है इन्होंने। अब पहला सांझा हम देखेंगे और पहले सांझे का सबसे पहले उसके पढ़ेंगे उसको कैसा है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। क्या बताया इसके अंदर? चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसका मतलब क्या कहा है कि यहाँ पर चारू यानी सुंदर, चारू यानी सुंदर मनोहर, चंचल किरणें यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली आने वाली किरणें, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, उसको चंचल कहा है। चंद्र यानी चंद्र खेल रही है जल थल में। जल यानी पानी और थल यानी जमीन। जल यानी पानी, थल यानी जमीन। उसके ऊपर उसकी किरणें पड़ी हुई है। किसकी? चंद्र की चंचल किरणें। सुंदर चंद्र की सुंदर किरणें जमीन पर और पानी के अंदर खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और क्या कहा है? अवनी, अवनी यानी धरती, अवनी यानी धरती पृथ्वी, और अंबर यानी आकाश। अंबर यानी आकाश, धरती और पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश पर तो इसकी किरणें हमको बिछी दिखाई देती, चादर की जैसी बिछी हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले देखेंगे पहली लाइन का। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है और उसकी चंचल किरणें जमीन पर और पानी के अंदर झिलमिल झिलमिल कर अठखेलियाँ खेल रही है। अठखेलियाँ खेल रही है और साथ ही ऐसा लगता है कि वे जमीन और जल के साथ खेल रही है। जल और थल, जमीन और जल के साथ में खेल रही है। और ऐसा लगता है कि चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में, पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में, देखो अवनी, अवनी यानी पृथ्वी, और अंबर यानी नभमंडल में, पृथ्वी पर और समूचे नभ में मंडप के जैसा फैला हुआ है और उन्हें वह प्रकाशित कर रहा है। उन्हें वह प्रकाशित कर रहा है। समझ में आया क्या? चारू चंद्र की चंचल किरणें। पहली लाइन देखो। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान दिखाई देता है और उसकी चंचल किरणें
उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अठखेलियाँ खेल रही है। ऐसा लगता है जैसे जमीन और जल के ऊपर वह खेल रही है। उसी प्रकार चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और उन्हें वह प्रकाशित कर रहा है। आया ध्यान में? क्या बताया हमने? पहले स्टांजे का अर्थ हम देख रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु यानी सुंदर, चंद्र की, आकाश में जो चंद्रमा होता है उसकी, तो चांदनी रात का आकाश जो चंद्रमा होता है पूरा चंद्रमा होता है, बाकी दिन चंद्रमा थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है। तो हमको कैसा देखना है? पूर्णिमा का चंद्र रात के अंदर आकाश में सुंदर शोभायमान देता है और उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती अठखेलियाँ खेल रही है और ऐसा लगता है जैसे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ और उन्हें वे प्रकाशित कर रहा है। फैला हुआ है, कहाँ पर फैला है? अवनी, पृथ्वी पर और नभमंडल में, आकाश के अंदर पहला समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसा वह हम सभी के साथ में प्रकाशित कर रहा है और खेल रहा है, ऐसा वो लग रहा है। समझ में आया क्या पहले स्टांजा का अर्थ? क्या बताया वो समझ आया अभी मैंने आपको? तो पहले स्टांजे में क्या बताया है? चंद्रमा क्या कर रहा है? खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? उसकी जगह कौन सी है खेलने की? जल और स्थल, यानी जमीन और पानी। तो मैं तो आपको प्रश्न पूछती हूँ, किरणों के खेलने का स्थान कौन सा? क्या आएगा उत्तर में? जल और स्थल, जमीन और जल में। ठीक है। दूसरा, यहाँ फैली हुई है चांदनी। कहाँ कहाँ फैली हुई है? पहली लाइन में पढ़ा हमने, अवनी और अंबर तल में। तो कहाँ पे? अवनी बोले तो पृथ्वी पर और अंबर बोले तो नभ में, आकाश में। अवनी और आकाश में फैली हुई है। चांदनी रात की दो विशेषता क्या थी? किरणों का खेलना और स्वच्छ चांदनी। कैसी थी उसकी? किरणों का खेलना और स्वच्छ चांदनी। इस प्रकार हमने पहले स्टांजे के अंदर से 3-4 प्रश्न भी निकाले हैं। समझ में आया क्या? और भी हम इसके प्रश्न निकाल सकते हैं कि इसके अंदर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके अर्थ क्या है, पहले स्टांजे का अर्थ क्या है वो भी लिख के बताओ। ठीक है। तो अब मैं इसमें से आपको व्याकरण में से एक प्रश्न पूछती हूँ। चारु चंद्र की सुंदर किरणें, इसके अंदर विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण क्या है इसमें? चारु चंद्र की सुंदर किरणें, तो विशेषण क्या आएगा इसमें से? चारु भी आएगा और सुंदर भी आएगा। ये दोनों शब्द विशेषण रूप से आते हैं। ठीक है। आया ध्यान में? चारु चंद्र की सुंदर किरणें की विशेषण कौन सा इस शब्द के अंदर? तो आप बोलेंगे कि चारु शब्द भी विशेषण है और सुंदर शब्द भी विशेषण है। अब उसी के नीचे की 2 लाइनें देखो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, तो इसके अंदर का रेखांकित शब्द का भेद पहचाने आपको, और शब्द को रेखांकित किया मैंने। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और जो शब्द है उसको हमने जोड़ा है, अवनी को और अंबर के साथ में जोड़ा, तो क्या आएगा वो? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आएगा वो? समुच्चय बोधक अव्यय। आया ध्यान में? ये इसके हमने 2-3 प्रश्न देख लिए। ध्यान में लेते जाओ, हाथों हाथ प्रश्न भी आ गया तो आपको उत्तर आ जाना चाहिए, है ना? ठीक है। आया ध्यान में? ओके। हम देखेंगे अब दूसरा स्टांजा पढ़ेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे तरुबी मंद पवन के झोंकों से।
क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अच्छी बड़ी कविता है ये, बहुत टाइम लगेगा इसको। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उनका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में यह सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जागरा या कौन दुर्धर जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगर होता है। ये सारी कविता हमने पढ़ी है। अब एक एक इसके हम अर्थ देखेंगे। ठीक है। अब पुलक, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक यानी रोमांच, पुलक यानी रोमांच, खुशी। पुलक यानी रोमांच और खुशी, कोई भी एक शब्द ले सकते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। प्रकट कर रही है पुलक, खुशी प्रकट कर रही है, आनंद प्रकट कर रही है। तो किसके साथ? धरती के साथ में। धरती हरित तृणों के नोकों से, हरित वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। हरी घास जब होती है तो उसकी नोक टोकदार होती है, नोकदार होती है उसकी, तो उनके साथ में वो अपनी खुशी प्रकट कर रही है, घूम रही है। देखो तुम तृण कितने मस्त हरे हरे तृण कैसे झूलते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं, मस्त झूलते रहते, जैसे जैसे हवाएं वैसे वैसे वो हिलते डुलते दिखाई देते हैं। मंद मंद हवा से वो घूमते घूमते रहते, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या कह रहे इसके अंदर? मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हो। क्या बताया इसके अंदर? जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे। मस्त सुंदर ऐसी हवा आ रही है, और वो हरित जो घास बढ़ा हुआ है तो उसकी नोकदार नोका है, और नोक के ऊपर वो बढ़िया झूम रहे हैं, घूल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त झूल रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। तो कवि कह रहा है पुलक प्रकट करती है धरती। धरती क्या प्रकट कर रही है? आनंद, अत्यंत प्रसन्न है धरती, बहुत खुश दिख रही है धरती। देखो जब बारिश का मौसम होता है, बारिश आ जाती है, कुछ दिनों बाद में हमारी धरती पूरी हरी हरी हो जाती है, और ये हरी हरी धरती हमको ऐसा लगता है जैसा मानो हरा शाल उसने पहन लिया हो। इतनी सुंदर धरती हमको दिखाई देती है। समझ में आ रहा क्या? और हवा कैसी आ रही? जोर से आ रही क्या? नहीं, धीरे धीरे मंद मंद, पवन यानी हवा, पवन यानी हवा, धीरे धीरे मंद मंद हवा आ रही है, और उस हवा के झोंकों से हमारे छोटे छोटे जो तोरू हैं वह कैसे कर रहे हैं? झूम रहे, मस्ती में डोल रहे। अच्छी मस्ती है उनके अंदर, और वो मस्ती के अंदर डोल रहे हैं। आया ध्यान में दूसरा स्टांजा भी? तो हमने दूसरा स्टांजा का अर्थ देखा। अब इसके ऊपर एक आध दो प्रश्न देखेंगे। ठीक है। धरती खुशी व्यक्त करती है, कहाँ व्यक्त करती है? धरती खुशी कहाँ व्यक्त करती है? हरित तृणों की, हरी घास की नोकों से। कहाँ से करती है? हरी घास के नोकों से वह खुशी व्यक्त करती है, जिससे पेड़ तेज गति से इधर उधर झूलते हैं, झुकते हैं। कहाँ से? झोंकों से। झोंक के आ गए तो पेड़ भी इधर उधर झुकते हैं। समझ में आया? और देखो ठीक है। रात, चांदनी रात की विशेषताएं क्या आएंगी इसमें? चांदनी रात क्या बताइए? हरी घास का लहराना और पवन मंद पवन का चलना। हरी घास का मतलब क्या है इसके अंदर? चांदनी रात की विशेषता। उस रात को चांदनी रात थी तो उसकी विशेषता बताना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे? हरी घास का लहराना, और दूसरे नंबर पे लिखना मंद पवन का चलना, मंद पवन का चलना। इसके अंदर कौन से सौरमंडल का नाम आया है? अभी तक दो स्टांजे देखे हमने, तो सौरमंडल में से किसी का नाम आया है तो कौन से आया है?
पृथ्वी। कौन से ग्रह का नाम आया इसके अंदर? पृथ्वी का नाम आया है। ठीक है, ओके। आज हम इतना ही देखेंगे। आगे नेक्स्ट पीरियड में आगे की ओर हम स्टांजा देखेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे। ओके।